स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द रिव्यू ऑफ द टॉपिक्स ऑन प्रेशर एंड विस्कोसिटी। हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है। वी आर वेल अवेयर अबाउट द प्रेशर एंड द विस्कोसिटी। सो सबसे पहली जो चीज हमारे पास है दैट इज फ्लूइड्स। फर्स्ट टर्म जो हमारे पास आ रही है दैट इज फ्लूइड्स। फ्लूइड्स हमें पता है क्या होते हैं। दैट इज अ ग्रुप ऑफ योर लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स और गैसेस को कलेक्टिवली कहा जाता है फ्लूइड्स। दे आर डिफर फ्रॉम सॉलिड। क्यों? इन दोनों का सबसे जो कॉमन डिफरेंस है वो है कि इनकी शेप नहीं होती। ये कॉमन है दोनों। सॉलिड्स में शेप होती है, लिक्विड्स और गैसेस में शेप नहीं होती। सॉलिड में वॉल्यूम होता है, लिक्विड में वॉल्यूम होता है, गैसेस में वॉल्यूम नहीं होता। बट शेप ही एक ऐसी चीज है जो दोनों चीजों में कॉमन है, जो लिक्विड और गैसेस में कॉमन है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है फ्लूइड्स की, दैट दे डू नॉट यील्ड do not yield to the external forces. एक्सटर्नल फोर्सेस जब इन पे लगाई जाती हैं, कौन सी फोर्सेस? जो डीफॉर्म करना चाहती हैं, इनकी चेंज, इनकी शेप को चेंज करना चाहती हैं, बट ऑल्सो बिगन टू फ्लो। ये क्या कर जाते हैं? दे स्टार्ट्स फ्लोइंग। ये फ्लो करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए इनको फ्लूइड्स कहते हैं। दैट इज द रीजन। दूसरी टर्म क्या है? प्रेशर एंड थ्रस्ट। प्रेशर और थ्रस्ट क्या है भाई? परपेंडिकुलर फोर्स जब भी लगे, परपेंडिकुलर फोर्स जब भी परपेंडिकुलर फोर्स लगती है पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया किसी भी सरफेस पे लगी तो उसे कहते हैं प्रेशर। ठीक है भाई। और इसका मतलब है कि प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और इसके यूनिट्स क्या हो गए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या स्टैंडर्ड यूनिट्स हम लेते हैं पास्कल, पीए। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब हम प्रेशर के कुछ और यूनिट्स हैं हमारे पास, उनमें से एक यूनिट जिसे हम कहते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर्स, एटीएम। इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम, ये भी इसका यूनिट है। और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 0.676 मीटर्स ऑफ मर्करी कॉलम। मर्करी कॉलम का ये प्रेशर मेजर करने का तरीका है। यू माइट हैव रिमेंबर्ड अबाउट द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ द कॉलम। सो अगर आपको इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइट निकालना है तो इट इज 0.76 मीटर, 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है। और अगर 1 एटमॉस्फेयर को आपने स्टैंडर्ड पास्कल्स में निकालना है, देन इट इज इक्वल टू 10129.8। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। या इसे हम लिखते हैं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या कहते हैं पास्कल। ठीक है। तो एक एटमॉस्फेयर जो है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अब दूसरी बात आ गई थ्रस्ट की, जो बात की हमने, तो जो टोटल फोर्स लगती है सरफेस के ऊपर, थ्रस्ट क्या हो जाती है? टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस। टोटल फोर्स ऑन a surface is called thrust.
उसे कहते हैं हम, जितनी टोटल फोर्स लगती है उसे हम कहते हैं थ्रस्ट। सो इसका मतलब है अगर P प्रेशर है और A टोटल एरिया है तो टोटल फोर्स जो लग रही है दैट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, और यूनिट होंगे इसके न्यूटन। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पास्कल का लॉ। इसे हम रिव्यू करेंगे, हम इसे प्रूव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट गेटिंग द रिव्यू ऑफ दिस पास्कल्स लॉ। तो पास्कल लॉ किसने दिया था भाई? दिया था ब्लेज पास्कल ने। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि विच वन ऑफ द लॉ इज गिवन बाय ब्लेज पास्कल, और हु गेव द लॉ, पास्कल्स लॉ। तो नीचे साइंटिस्ट के नाम दिए जाते हैं। ब्लेज पास्कल ने दिया था ये फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, और उन्होंने क्या डिस्कवर किया, क्या स्टेट करता है ये लॉ? ये कहता है कि लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो, लिक्विड कोई भी हो, एक्सर्ट करता है सेम प्रेशर, इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन, equal or same pressure in all the directions. In all the direction, सभी डायरेक्शंस में। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी फ्लूइड को किसी पॉइंट पे अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो प्रेशर इक्वल हर जगह पे पहुंच जाता है उस लिक्विड में। मींस अगर आपके पास यहाँ पे एक कंटेनर है, दिस कंटेनर इज फिल्ड विद फ्लूइड, आप इसके इस जगह पे प्रेशर लगाते हो P, so this pressure will be equally distributed in all the particular points inside that fluid। ठीक है भाई, चलिए एक तो ये बात आ गई कि प्रेशर जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वल होता है एट ऑल द पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ द पास्कल लॉ। तो अगर आपके पास एक कॉलम है, फिल्ड कॉलम है, तो प्रेशर ड्यू टू फिल्ड फ्लूइड कॉलम, फ्लूइड का मतलब है उसमें गैस भी हो सकती है, उसमें लिक्विड भी हो सकता है। कॉलम कैन बी अ पाइप, इट कैन बी अ ग्लास, इट कैन बी अ सिलेंडर फिल्ड विद दैट फ्लूइड। अगर आपके पास उस फ्लूइड की डेंसिटी है रो, उस फ्लूइड के कॉलम की हाइट है h, फ्लूइड के कॉलम की हाइट है h, और g आपको पता है दैट इज एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मींस इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। देन द प्रेशर P that will be equal to rho gh, that will be the pressure due to the fluid column of height h। ये किसके कारण प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है? उस फ्लूइड कॉलम के कारण, उस फ्लूइड कॉलम के कारण प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। अब दूसरा कंसेप्ट आपके पास यहीं पे आ जाता है, आर्चिमिड्स प्रिंसिपल। आर्चिमिड्स प्रिंसिपल क्या कहता है भाई? आर्चिमिड्स प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहता है कि इफ एन एम्प्टी टिन विद क्लोज्ड माउथ इज पुट इन अ टैंक ऑफ वाटर, अगर किसी भी जगह पे कहीं भी आप किसी एम्प्टी पिन को रख देते हैं तो वी फील एन अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द टिन। मींस टिन से छोड़िए, आप सिंपली अगर ये आपके पास एक जार है, कंटेनर है, तो अगर आप यहाँ पे एक बॉल डिप करते हैं, ये आप डिप कर रहे हैं, आपने अप्लाइड फोर्स किया है, तो यहाँ पे एक अपवर्ड आपको एक फोर्स लगेगी जो इसे बॉल को अप थ्रस्ट करेगी, दैट विल बी एन अपवर्ड थ्रस्ट, बॉल को बाहर निकालने की कोशिश करेगी। तो ये सबसे पहले इस लॉ से ही हमें पता चला था, सबसे पहले हमें पता चली थी इसकी वैल्यू, अप थ्रस्ट की वैल्यू, कि अप थ्रस्ट कोई चीज है। और क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है? इसने कहा कि द अप थ्रस्ट जो लगती है जब आप किसी भी कंटेनर को, किसी बॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डिप करते हो, तो जो अपवर्ड फोर्स आपको एक्सपीरियंस होती है दैट इज इक्वल, ये कितनी होती है?
इक्वल टू द वेट of the liquid displaced, equal to the weight of the liquid displaced, the liquid displaced by the body. कौन सी वाली बॉडी? जिसको पार्शली आपने डिप किया करने की, मतलब आप जिसको आप डिप करने की कोशिश कर रहे हो पार्शली, या आपने पूरा ही कर दिया है डिप इन लिक्विड या फ्लूइड। मैं इसको आपको समझा देता हूं, रिव्यू करवा देता हूं। मींस अगर आपके पास ये फुली फिल्ड जार है अप टू दिस वन, ठीक है, इसमें आपने एक बॉल डाला और दैट इज अंडरस्टूड कि इफ योर कंटेनर इज फिल्ड, यहां से क्या होगा, वाटर यहां से ओवरफ्लो हो जाएगा। तब आर्चिमिड कहता है कि इस बॉल के ऊपर जो अपवर्ड थ्रस्ट लग रही है, क्या लग रही है, जो अपवर्ड थ्रस्ट लग रही है वो कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू द वेट। किसका वेट? जो पानी बच्चे यहां से जो पानी बाहर आया है, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है, उसका जो वेट होगा दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द थ्रस्ट। जितनी थ्रस्ट आपका बॉल एक्सपीरियंस करेगा, जो बॉल अगर आप उसमें पार्शियली डिप कर रहे हो, तो जितना आपको बॉल को अपवर्ड थ्रस्ट एक्सपीरियंस हो रही है वो इतनी ही होगी, उसकी वैल्यू इतनी ही होगी जितना उस वाटर का वेट होगा जो वहां से बाहर आ गया, क्योंकि वेट इज ऑल्सो अ फोर्स, सो दैट विल बी इक्वल टू दैट वन। ठीक है भाई, तो ये आपके पास आ गया आर्चिमेड का प्रिंसिपल। अब कुछ इन्हीं लॉज के बेसिस पे हमारे पास आ जाता है एक प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ये इन्हीं के हिसाब से बनता है, आर्चिमेड के हिसाब से ही बनता है। व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, जब बॉडी को लिक्विड में प्लेस करते हो, दो वर्टिकल फोर्सेस उस पे एक्ट करती हैं, टू वर्टिकल फोर्स एक्ट करती हैं। हमेशा याद रखना है, बॉडी इन वाटर इज एक्टेड अपॉन बाय किससे? नंबर एक, वेट। वेट कहां जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में? वेट हमेशा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और दूसरा कौन होगा? अपवर्ड थ्रस्ट। अपवर्ड थ्रस्ट जैसे मर्जी रिप्रेजेंट करो, टी से रिप्रेजेंट करो, यू से करो, एफ से करो, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी? इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड और फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना आपने बॉल डाला है उसके कारण जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है दैट विल बी इक्वल। डन। तो ये इस तरह से बात। अब कंडीशंस बन जाती हैं इन्हीं के बेसिस पे, इन दो रूल्स के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। नंबर वन, अगर आपका वेट जो W है दैट इज ग्रेटर दैन द थ्रस्ट, अगर जो थ्रस्ट है उससे ज्यादा है वेट, तो बॉडी क्या कर जाएगी? बॉडी डूब जाएगी, बॉडी सिंक्स। बॉडी क्या हो जाएगी? सिंक कर जाएगी। अगर वेट टेंशन उस अपवर्ड थ्रस्ट के बराबर है तो दैट बॉडी वुड स्टार्ट फ्लोटिंग, दैट विल स्टार्ट फ्लोटिंग। एंड थर्ड वन, अगर वेट जो है वो लेस देन थ्रस्ट है तो आपकी बॉडी क्या करेगी? दैट विल स्टार्ट राइजिंग एंड अ पार्ट ऑफ बॉडी गोज आउट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, वो राइज करेगी और ऊपर जाते ही उसकी बॉडी का जो कुछ हिस्सा जो है वो बाहर आ जाएगा। ये बात समझ आ गई आपको? अब है आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हीं से आपने नोट करने हैं प्रेशर और थ्रस्ट के पॉइंट्स में से। पहला क्या है कि प्रेशर सेम होता है, वो तो आपको पता लग गया। इन लिक्विड, एक लिक्विड में, एक लिक्विड के केस में
at any point pressure is same कहां पे at same हाइट भी कह सकते हो या हॉरिजॉन्टल लेवल यही मतलब होता है भाई ये वाला लेवल ठीक है हॉरिजॉन्टल लेवल वहां पे हर जगह पे जो आपका प्रेशर होगा वो सेम होगा प्रेशर एट एनी पॉइंट इज सेम ये तो आपको समझ आ गई बात ठीक है और दूसरी चीज आपको मैंने बता दी थ्रस्ट किसके बराबर होगी जितना वेट आपका डिस्प्लेस जितना वाटर डिस्प्लेस करोगे उसी का वेट ठीक है अब जब भी कोई हवा जो है ब्लो करती है रूफ के ऊपर से तो फोर्स जो होगी रूफ के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हेन अ गेल ब्लोज विंड ब्लोज है ना विंड ब्लोज अबोव द रूफ हमेशा याद रखना है कि जब भी जो विंड है ब्लो करती है ओवर अ रूफ के ऊपर से ब्लो करती है जो फोर्स होती है वो हमेशा अपवर्ड होती है फोर्स ऑन द रूफ इज अपवर्ड फोर्स हमेशा कहां होगी अपवर्ड होगी क्योंकि जब ऊपर से विंड चलेगी तो ऊपर प्रेशर हो जाएगा कम प्रेशर उस दीवारों के अंदर या घर के अंदर उस सरफे रूफ से अंदर वाली साइड जो होगा प्रेशर होगा ज्यादा अंदर प्रेशर ज्यादा बाहर की तरफ प्रेशर कम तो बॉडी का जो वहां पे फोर्स एक्ट करेगी वो अंदर से बाहर की तरफ करेगी मींस अपवर्ड एक्ट करेगी डन दूसरा डेंसिटी को मेजर करने के लिए डेंसिटी किसी भी बॉडी किसी भी लिक्विड की डेंसिटी जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड और फ्लूइड मेजर करने के लिए जो मटेरियल जो डिवाइस यूज की जाती है उसको कहते हैं हाइड्रोमीटर क्या कहते हैं उसे हाइड्रोमीटर डन अब अगर किसी भी जगह पे अब कैसे पता चलता है कि स्टॉर्म आने वाला है तूफान आने वाला है तूफान का पता कैसे लगता है अगर आपको पता लग जाए कि देयर इज अ सडन फॉल इन टेम्परेचर इन प्रेशर अगर प्रेशर जगदम सडन फॉल कर जाए तो हम कहते हैं उसी समय पता लग जाता है कि वहां पे क्या आ रहा है स्पीड आ रहा है मींस एयर विद मोर वेलोसिटी डन तो लास्ट पॉइंट अपना लिख लीजिए अगर आपके पास दो बॉडीज हैं जिनके ऊपर इफ टू bodies have same upward thrust bodies have same upward thrust ध्यान रहे दोनों के ऊपर अपवर्ड थ्रस्ट अगर सेम है तो इसका मतलब है कि जो बॉडीज हैं उनकी वॉल्यूम भी सेम है उनकी वॉल्यूम भी सेम है दोनों की वॉल्यूम क्या है सेम है भाई ये था आपका किसके ऊपर प्रेशर एंड योर थ्रस्ट नेक्स्ट जो आपकी टर्म है दैट इज विस्कोसिटी नेक्स्ट टर्म है आपके पास विस्कोसिटी विस्कोसिटी पता ही है आपको जब ये विस्कोसिटी एक्चुअली क्या है ये इसी तरह एक्ट करती है जिस तरह से आपके पास फ्रिक्शन एक्ट करती है जिसके का जैसे क्या होता था फ्रिक्शन एक्ट करती थी ये करती है बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स और वो करती थी फ्रिक्शन करती थी बिटवीन द सर्फेसेस टू ऑब्जेक्ट्स ठीक है तो बेसिकली विस्कोसिटी क्या है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स किसके कारण फ्लूइड्स बाय वर्च्यू ऑफ विच बैकवर्ड जो बैकवर्ड फोर्स है या अपोजिंग फोर्स एक्ट करती है अपोजिंग फोर्स ध्यान रहे फ्रिक्शन भी कुछ ऐसी ही चीज है अब फोर्स comes into
प्ले, कहां प्ले करने के लिए आती है, कहां पे राइज होती है, whenever there is a relative motion किसके बीच में, between layers, between layers of fluid, फ्लूड के लेयर्स के बीच में। ये अगर डिफरेंट लेयर्स हैं, ये एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में चल रहे हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स है, जो एक दूसरे को रोकती है आगे जाने के लिए, उस अपोजिशन फोर्स को, अपोजिट फोर्स को कहते हैं विस्कोसिटी। मींस इट इज गोइंग टू एक्ट एज द फ्रिक्शन बिटवीन द टू लेयर्स। ठीक है, फिर हमारे पास एक चीज आ जाती है, एक टर्म आ जाती है जिसे हम डिनोट करते हैं ईटा से, और कहते हैं उसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, भाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये कांस्टेंट है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके यूनिट्स कैसे होते हैं, डायमेंशंस कैसी होती हैं, ये आपको आनी चाहिए भाई। और यूनिट क्या होते हैं, ईटा के यूनिट क्या होते हैं, आपके पास ईटा का यूनिट आ गया, ईटा के यूनिट को स्टैंडर्डाइज करके कहते हैं पाइजली, POISEIULLE, पाइजली, ध्यान रहे, दैट इज पाइजली। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, जब आपके पास 1 न्यूटन फोर्स जो है, कौन सी वाली, बैकवर्ड या ड्रैग फोर्स जिसे कहते हैं आप, कौन सी फोर्स, ड्रैग फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करती है बिटवीन two layers of 1 square meter moving with 1 square meter moving with 1 velocity gradient। क्या है, velocity gradient। कितना velocity gradient, 1 per second। ठीक है, तब आपके पास बन जाता है, तो 1 पाइजली किसको कहते हैं, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर को कहते हैं भाई। ये आपके पास यूनिट बन गई। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास आ गई बात। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक रूल आ जाता है जिसे हम कहते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स है, क्या है, जो फोर्स, जब भी कोई बॉडी फॉल करती है थ्रू अ विस्कस मीडियम, द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इमीडिएटली उसके ऊपर क्या करते हैं, एक ड्रैग फोर्स लगाते हैं। तो फॉलिंग बॉडी जो होती है उसका रिलेटिव मोशन होता है डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड में। ठीक है, तो यहां पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स, जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स। उन्होंने ये रूल दिया, उन्होंने कहा कि यही जो फोर्स है आपके पास, दैट वन फोर्स, जो अपवर्ड फोर्स आपके पास लग रही है, दैट इज इक्वल टू 6 पाई टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, eta r the radius of that body, that's a spherical body, and v is the velocity. So f is equal to 6 pi eta r v। तो इसी तरह एक और टर्म दी गई यहां पे, उसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसे, टर्मिनल वेलोसिटी। जब भी बॉडी फ्लूइड में गिरती है, फॉल करती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। क्या करती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। और एक कंडीशन आ जाती है, जब विस्कस ड्रैग जो हो जाता है, विस्कस ड्रैग जो हो जाता है वो इक्वल टू वेट हो जाता है। मींस अगर ये बॉल है, इस बॉल पे हमेशा अपवर्ड, अगर ये बॉल फॉल कर रहा है तो इस पे डाउनवर्ड क्या लग रहा है, वेट। अपवर्ड क्या लग रही है, अपवर्ड फोर्स। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एफ और एम जी एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तब कंडीशन कैसी आएगी, एक कैसी कंडीशन आएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। कैसी कंडीशन आएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन। उस कंडीशन में एफ वेट को बैलेंस कर लेगा। उस समय जो वेलोसिटी होगी बॉडी की वो कांस्टेंट हो जाएगी,
और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, और उसकी वैल्यू कितनी है, v इज इक्वल टू 2/9 रो माइनस सिग्मा। रो क्या है, रो और सिग्मा, रो जो है इस बॉल की डेंसिटी है और सिग्मा उस फ्लूइड की डेंसिटी है, अपॉन ईटा जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी r²g। तो यहां पे v हो गई टर्मिनल वेलोसिटी, ईटा हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये रो हो गई इस बॉल की, और सिग्मा हो गई रो और सिग्मा दोनों आपकी डेंसिटीज हैं। रो है डेंसिटी ऑफ बॉल, सिग्मा है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो रो माइनस सिग्मा इज द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। डन। तो ये आपके पास आ गई, क्या है ये आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का आपके पास आ गया, टर्म आ गई। तो बात समझ आ गई। अब आपको पता है आपके पास कुछ फ्लोज हैं, जो फ्लूइड है उस पे फोर्स लगती है तो वो फ्लो करता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लोज, एक को कहते हैं स्ट्रीमलाइन और दूसरे को कहते हैं टर्बुलेंट। ठीक है, द फ्लो जिसे स्ट्रीमलाइन कहते हैं, वहां पे क्या होता है, फ्लूइड जो है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट अलोंग द सेम पाथ, उनका पाथ सेम होता है और उनकी वेलोसिटी कैसी होती है, उनके प्रोसीडिंग पार्टिकल्स की, वो अपने प्रेडिसेसर्स को फॉलो करते हुए चलते हैं। लेकिन ऐसा केस टर्बुलेंट में नहीं होता, वहां पे वेलोसिटीज पार्टिकल की जो होती हैं वो रैंडम होती हैं, डिसऑर्डर्ड होती हैं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो कौन सा हो गया, जब आपके पास मान लीजिए क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला जो फ्लूइड है उनकी सबकी वेलोसिटी भी सेम होगी और सबका पाथ भी सेम होगा, वो होता है स्ट्रीमलाइन। और जब इसकी वेलोसिटी एक क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए तब ये बन जाता है, क्या बन जाता है आपका टर्बुलेंट, और उस समय उसकी ना तो पाथ सेम रहता है, ना ही उसकी क्या रहती है सेम, ना ही उसका प्रोसीडिंग वाले का वेलोसिटी सेम रहती है। ठीक है भाई, तो आपके पास एक टर्म और आ गई, क्या टर्म बता दी मैंने आपको, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हो गई, टर्मिनल को क्रिटिकल के साथ कभी भी कंबाइन नहीं करना है। क्रिटिकल वेलोसिटी को दे दिया, किसने दिया, रेनॉल्ड ने, एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था ओलिवर रेनॉल्ड, ओ रेनॉल्ड। उन्होंने 1883 में प्रूव किया कि देयर इज अ सर्टेन वेलोसिटी, एक ऐसी वेलोसिटी होती है क्रिटिकल वेलोसिटी जिसमें जो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है, क्या है, जो स्ट्रीमलाइन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टर्बुलेंट फ्लो में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। और उस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, आर ईटा अपॉन रो डी। किसके बराबर है, आर ईटा अपॉन रो डी। डी उस डायामीटर का ट्यूब है, ट्यूब का डायामीटर है जिसमें से वो फ्लो हो रहा है, ये डायामीटर है इसका। आर क्या है, अब आर है भाई रेनॉल्ड्स नंबर, ये एक कांस्टेंट है, यो डिफाइन करता है टाइप्स ऑफ फ्लो को। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो ये देखा गया, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, क्या, फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन के लिए आर की वैल्यू हमेशा 0 से 2000 के बीच में रहती है। और अगर वैल्यू आपकी टर्बुलेंट अगर हो जाए, आपका फ्लो टर्बुलेंट कब होता है, जब वैल्यू आर की मोर देन 3000 हो जाए। देखा आपने, 0 से 2000 के बीच में स्ट्रीमलाइन, और जब 3000 से ऊपर चला जाए तो क्या बन जाता है, टर्बुलेंट। इसका मतलब है 2000 से 3000 के बीच में क्या हो रही होती है, ट्रांजिशन हो रही होती है।
मीन वहां पे क्या होती है, अनस्टेबिलिटी होती है। जो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है उस समय किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है, टर्बुलेंट में। मींस आप नहीं कंक्लूड कर सकते कि उसमें स्ट्रीमलाइन है या क्या है, आपका टर्बुलेंट है। भाई ये बात समझ आ गई। अब है आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि एरिया एंड वेलोसिटी, area of cross section of the tube and the velocity of the material of that fluid, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा भाई। बस इतनी बात याद रखनी है। मींस एरिया बढ़ेगा, वेलोसिटी चेंज होगी, a2 v2 ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जितने मर्जी केसेस ले लो, दैट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू। और इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स के बेस पे आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है, दैट वी से एज बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन। जो क्या कहती है, इसकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये हमेशा अलग अलग स्टेटमेंट्स देता है। क्या अलग अलग, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज यू आर कंसिडरिंग। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि फॉर एन नंबर वन, इसमें कुछ आपके पास असम्पशंस हैं। आइडियल, इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल जिसे कंप्रेस ना किया जाए, एंड नॉन विस्कस फ्लूइड, नॉन विस्कस फ्लूइड। आपका फ्लूइड नंबर वन होना चाहिए इनकंप्रेसिबल, और दूसरा होना चाहिए नॉन विस्कस। विस्कस नहीं होना चाहिए, विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। तब सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, एनर्जी प्रेशर का नहीं, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये एक स्टेटमेंट आ गई कि प्रेशर एनर्जी कर लो, प्लस कर लो काइनेटिक एनर्जी, पर प्लस कर लो पोटेंशियल एनर्जी, और थ्रू आउट मास से डिवाइड कर दो, तो ये कांस्टेंट होता है। दूसरा ये कहता है कि अगर पर यूनिट वॉल्यूम ले लें, हम क्या ले लें, हम पर यूनिट ले लें, वॉल्यूम ले लें, तब भी ये कांस्टेंट रहता है, या डेंसिटी ले लें तब भी कांस्टेंट रहता है। तो इन केसेस में डिफरेंट वैल्यूज के हिसाब से आपके पास यहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट आती हैं। जैसे मर्जी ले लीजिए, देयर इजंट एनी इशू, देयर आर सर्टेन एक्सप्रेशंस लाइक दिस, p अपॉन रो जी प्लस h प्लस 1/2 v स्क्वायर बाय g, दैट इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। तो ये कुछ टर्म्स आपके पास कांस्टेंट आती हैं। ये जो आपकी p अपॉन रो जी है भाई, इसे कहते हैं प्रेशर हेड, प्रेशर हेड। h जो होता है इसे कहते हैं पोटेंशियल हेड, इट इज अ पोटेंशियल, और ग्रेविटेशनल हेड, या क्या कहते हैं इसे, h हाइट जो है, यहाँ पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल हेड। और तीसरा आपके पास आ गया 1/v स्क्वायर बाय g, इसे कहते हैं वेलोसिटी हेड। तो प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस आपके पास आ गया ग्रेविटेशनल हेड, ये तीनों हमेशा, इनका सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, इनका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा भाई। तो इस तरह से आपके पास ये टर्म्स आ जाती हैं, हमेशा याद रखनी है। और ये लॉ जो बर्नौली का लॉ है, दैट इज ऑलवेज इन, हमेशा याद रखना है, इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डेंस में है, ये उसी को फॉलो करता है। ठीक है, और हमेशा स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल है। ये अप्लाई किस पे होता है, किसके ऊपर अप्लाई होता है, अगर आपका मटेरियल कैसा हो, इनकंप्रेसिबल, और दूसरा केस
नॉन विस्कस, जिसके विस्कोसिटी मिनिमम हो या जीरो हो, विस्कस, ठीक है, उन केसेस में ये जीरो होता है। चलिए, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेंगे दैट विल बी बेस्ड अपॉन द सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन के साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस। तो आज के लिए भाई कोई क्वेश्चन है? ये समझ आया आपको? हाँ भाई, सभी समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? वेरी गुड बेटा। ओके बच्चे, थैंक यू, गुड बाय। Thank you for watching my channel. Please subscribe and share, and also press the like button that is down here.